गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक हमने समास को टॉपिक पढ़ा है, कंप्लीट कर लिया है। 5-6 भाग हमने उसके एग्जाम्पल समझे थे। अनेक अनेक प्रकार के हमने क्वेश्चन किए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए। तो अब हमारा समास टॉपिक कल हमारा खत्म हो गया था। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे उपसर्ग। तो चलो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं आज हम समझेंगे इस क्लास में। और जिसने भी समास की क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। सभी समास की वीडियो आप देख लेना, क्योंकि उसमें अनेक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने। तो कोई भी बच्चा मिस मत करना, समास की वीडियो जरूर देखना। चलो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं उप, यह शब्द है उप, और सर्ग, दो शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। उप का मतलब होता है समीप यानी निकट। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो उपसर्ग का मतलब हुआ किसी ही शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे मैं बताती हूं, आपको कोई एग्जाम्पल देती हूं। ए लिख दिया मैंने, प्लस कोई एक दूसरा शब्द लिखा। क्या लिखा? टल। तो ये मिलकर क्या बना? अटल। तो ए इसमें क्या है? ए उपसर्ग है और एक टल शब्द के निकट आकर एक नया शब्द बनाया है, अटल। ठीक है, तो अटल में उपसर्ग क्या होगा? ए होगा। कि जैसे हमने इसकी परिभाषा देखी है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ये ए है, ये इस शब्द के समीप आया और मिलकर एक क्या बना दिया? नया शब्द बना दिया। जो शब्दांश शब्दों के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो शब्दों के आदि प्रारंभ में जुड़कर इनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। जैसे ए है, ये इसके टल के समीप आकर इसमें जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है, जो बनता है अटल। अटल की एक अलग विशेषता है, लेकिन ए की अलग से कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन ये इसके साथ जुड़कर एक नया शब्द बना दिया, जिसको बोलते हैं हम अटल। तो उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ नई विशेषता लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, मतलब हार गए। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, दो बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो एक की हार होगी, एक की जीत होगी, तो हार, वो हार है। हार मतलब पराजय होना। लेकिन इसके साथ उपसर्ग हम अलग अलग लगा दें, जैसे ये शब्द जोड़ दे, प्र जोड़ दें हार के साथ, प्र है ये, प्लस हार कर दें, तो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है? प्रहार का मतलब बताओ क्या होता है? कि चोट करना, चोट करना। प्रहार का मतलब होता है किसी पर चोट करना, तो उसको हम बोलते हैं प्रहार। आ लगा दिया तो आ से क्या बन गया? आहार। आहार का मतलब क्या होता है बताओ? आहार का मतलब होता है भोजन। सम,
सम लगा देते हैं और उसके साथ सम जोड़ देते हैं आहार। आहार के साथ, हार के साथ अगर सम जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा? समहार। इसका मतलब क्या होता है? विनाश। वि प्लस हार तो क्या बनेगा? विहार। विहार का मतलब क्या होता है? घूमना, भ्रमण करना, यानी घूमना। हमने देखा कि ये अलग अलग शब्दांश हम एक ही शब्द के आगे जोड़ रहे हैं। आहार, हार है, हार का मतलब होता है प्राज्य। तो हार के आगे अगर हम शब्दांश जोड़ रहे हैं प्र, आ, सम, वी, और शब्द हमारा है हार। हार के आगे अगर ये शब्दांश जोड़ते हैं तो सबकी एक अलग विशेषता होती है। जो जो भी शब्द बन रहे हैं अपने आप में एक अलग विशेषता लेकर आ रहे हैं। जैसे प्रहार, प्रहार का मतलब होता है चोट करना। आहार भोजन, संहार विनाश, विहार घूमना। तो उपसर्ग से हम क्या समझते हैं कि शब्द के आगे जुड़कर क्या बनाते हैं? शब्द में एक नया शब्द बनाते हैं जो एक अलग विशेषता को लेकर आता है। जो ये प्र है, आ है, सम है, वी है, ये सब क्या है कि इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। प्र, प्र का मतलब कुछ भी नहीं होता है अलग से। अगर ये खाली प्र लिखते हैं हम तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आ लिख दिया तो उसका कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर ये हार शब्द के आदि में जुड़ने से उनके अर्थ में कोई परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्र प्लस हार किया तो प्रहार हो गया चोट करना। ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांशों को क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये प्र है, ये एक शब्दांश है। आ है, ये एक शब्दांश है। सम है, ये एक शब्दांश है। वी है, ये एक शब्दांश है। इन शब्दांशों को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया होगा सबको कि उपसर्ग का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वे किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द में क्या करते हैं? एक विशेषता लाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। उपसर्ग क्या है कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब उपसर्ग हैं तो ये बहुत सारे होंगे। सबको पता है कि उपसर्ग कितने होते हैं। संस्कृत के अलग चलते हैं, हिंदी के अलग चलते हैं, उर्दू के अलग हैं, अंग्रेजी के अलग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत के अवयव हैं जो हिंदी में सीधे प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13 हैं। उर्दू यानी अरबी फारसी के उपसर्ग कितने हैं? 19 हैं। कुछ हैं अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, कुछ हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। कुछ संस्कृत के अवयव हैं जो जिनको हम सीधे उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल देके बताती हूँ, वैसे हम एक अलग वीडियो में सारे उपसर्ग को अलग अलग से समझेंगे। ठीक है, तो संस्कृत के मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे है आदि। ये हमारा किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है आदि। आदि के आगे हम जैसे कुछ लगा देते हैं कार, तो क्या बन जाता है? अधिकार। ये हमारा हो गया संस्कृत का। ठीक है, ऐसे ही हमारे हिंदी के हैं। जैसे ए, अन, कै, कु, दू, नी, भर, सु, ऐसे उपसर्ग हैं जो हम अलग वीडियो में एक पूरा अलग से बात करेंगे सभी उपसर्ग के बारे में। जैसे मैं बात करूं अरबी के उपसर्ग यानी उर्दू के। उर्दू के हैं अल, अलबत्ता, जिसमें क्या लगा हुआ है? अल उपसर्ग लगा हुआ है। हर, सर, ला, बे,
बर, ये सब क्या है? ये सब हैं उर्दू के। अंग्रेजी के हैं जैसे हेड, जिससे मिलकर क्या बनता है? हेडमास्टर, हेडमास्टर। चीफ, ये सारे किसके हैं? ये अंग्रेजी के हैं। और जो संस्कृत के अवयव हैं जो सीधे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंतः, कौन सा आएगा? यहां लिख देती हूं, अंतः। ये सब क्या है? ये संस्कृत के हैं, जैसे अधः, यहाँ पे लिखती हूँ अधः। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो आज हमने क्या देखा, एक बार हम देख लेते हैं। आज हमने देखा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं उपसर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, वो कहलाता है उपसर्ग। जैसे जो शब्दांत शब्दों के आदि या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उपसर्ग के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि कोई शब्द है हार, जिसका अर्थ होता है प्राज्य, लेकिन इसमें अलग अलग हम उपसर्ग प्रयुक्त करते हैं। जैसे प्र, प्र के हार के आगे प्र लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। आ लगा देते हैं आ उपसर्ग हार में तो बनता है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। अगर हम हार शब्द के आगे उपसर्ग सम लगा देते हैं तो बनता है संहार, जिसका अर्थ होता है विनाश। विहार, विहार, वी प्लस आहार, वी प्लस हार मिलकर बनता है विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। ठीक है। आगे हमने देखा है कि हिंदी में उपसर्ग हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग होते हैं, कुछ अंग्रेजी के होते हैं, और कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या होते हैं? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13 हैं। उर्दू के कितने हैं? 19 हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं कुछ, जैसे हेड, चीफ, डिप्टी, सब। ये सब क्या है? जनरल। ये सब क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव कौन से हैं? जैसे अधः, अंतः, ए, चिर, पुनर। ये सब क्या है? ये संस्कृत के अवयव हैं जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आज हमने उपसर्ग को समझा है। कल हम इसके जो भी पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इनको हम अलग से सभी उपसर्ग को एक एक करके समझेंगे। वो हम समझेंगे कल। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर कंप्लीट हिंदी ग्रामर करवाएंगे। इसी ही प्रकार आपको हर रोज डेली 7 बजे वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है। मिलते हैं हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में। कल शाम 7 बजे संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे 22 और सबको समझेंगे।